हाय फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे नेटफ्लिक्स की एक लाइव एक्शन सीरीज वन पीस को। एंड बिलीव मी, नेटफ्लिक्स पे ये अब तक का वन ऑफ द बेस्ट लाइव एक्शन एडेप्टेशन है। और इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए नेटफ्लिक्स ने इसके सीजन 2 को भी अनाउंस कर दिया है, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, वीडियो को पूरा देखना। तो अब जानते हैं इसकी रोमांचक कहानी। एपिसोड 1 की शुरुआत 22 साल पहले लॉकडाउन में होती है, जहां हम मशहूर पायरेट किंग गोल्ड रॉजर्स को देखते हैं। उसे सरकार ने पकड़ लिया है और मरीन वाइस एडमिरल गार्प सरेआम गोल्ड रॉजर्स को आज मौत की सजा देने वाला है, ताकि इसके बाद कोई पायरेट्स बनने की हिम्मत ना करे। लेकिन मरने से पहले रॉजर्स सबको बताता है कि दौलत, शोहरत, वो सब कुछ जो मैंने चाहा मुझे मिला, और मेरा सारा खजाना ग्रैंड लाइन में कहीं छुपा हुआ है। तो तुम सब आज़ाद हो, समंदर में जाओ और ढूंढ लो मेरा खजाना। तभी उसे मार दिया जाता है। अगले ही पल पूरी भीड़ पागल हो जाती है और रॉजर्स के खजाने को ढूंढने के लिए हर कोई भागने लगता है। मरते वक्त रॉजर्स ये देखकर हंस रहा होता है, क्योंकि अब उसने एक नई युग की शुरुआत कर दी थी, समुद्री लुटेरों का युग। और वो सब खोजने निकले हैं गोल्ड रॉजर्स का एक बेशकीमती खजाना, जिसका नाम है वन पीस। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और ईस्ट ब्लू सी में हम मंकी डी लोफी को देखते हैं। लोफी एक लुटेरा है जो अकेले ही गोल्ड रॉजर्स का खजाना वन पीस ढूंढने निकला है। दोस्तों, लूफी का ड्रीम है कि वो वन पीस ढूंढकर लुटेरों का राजा बनेगा, और ये सब वो वहाँ एक पंछी को बता रहा होता है। लेकिन अब उसकी नाव में पानी भरने लगा था और उसे तैरना भी नहीं आता, इसलिए लफी वहाँ रखे एक फिशिंग कंटेनर में घुसकर बैठ जाता है। समंदर में बहते बहते वो कंटेनर दो जहाज़ों के बीच पहुँच जाता है जो एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। उनमें से एक जहाज़ की कैप्टन अलविदा होती है, जो एक जालिम वांटेड पायरेट है। वो दूसरे जहाज को तबाह करके उसका सारा सामान लूट लेती है और बचे हुए लोगों को बंदी बना लेती है। अलविदा उनसे एक पायरेट हंटर के बारे में पूछ रही थी कि कहाँ है रोरो नोवा जोरो। असल में अलविदा को लगता था कि वो दुनिया की सबसे खतरनाक और नामचीन लुटेरी है, और पायरेट हंटर्स के लिस्ट में उसका नाम नंबर 1 पे होगा। लेकिन एक कैदी उसे बताता है कि उसका नाम तो उस लिस्ट में था ही नहीं। फिर क्या, इतनी इंसल्ट के बाद वो उस आदमी को जान से मार देती है और अपने गुलाम कोबी से उसका खून साफ कराती है। वैसे तो कोबी काफ़ी शाय और डरपोक है, लेकिन उसका भी एक ड्रीम है जो हमें आगे पता चलेगा। दोस्तों, लूटे हुए सामान के साथ लफी का वो कंटेनर भी जहाज में आ गया था, और रात में जब कोबी सफाई कर रहा होता है तो उसके सामने कंटेनर से लूफी निकलता है, जिससे कोबी बहुत डर जाता है। लेकिन लफी उसे बताता है कि उसका नाम मंकी डी लूफी है और वो एक पायरेट है, जिस पर कोबी को यकीन नहीं होता। उसे लगता था कि सारे पायरेट्स जालिम और डरावने होते हैं। तब लूफी उसे कहता है कि लुटेरे वैसे नहीं होते जैसा उसे लगता है, और हमें 10 साल पहले विंडमिल विलेज का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तब छोटे लूफी का हीरो रेड हेयर पायरेट्स का कैप्टन शैंक्स होता है। लूफी भी उसके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन शैंक्स उसे ये कहकर मना कर देता है कि वो अभी तैयार नहीं है। जिसके बाद लूफी खुद को साबित करने के लिए अपने फेस पर एक कट लगा देता है। अब फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ कोबी लूफी से पूछता है कि वो पायरेट क्यों बनना चाहता है, जिस पर लूफी कहता है कि उसे वन पीस ढूंढना है और ग्रैंड लाइन के पार जाकर वो आज़ादी से जीना चाहता है। जो कोबी के लिए काफ़ी एक्साइटिंग था, क्योंकि ग्रैंड लाइन को लुटेरों का कब्रिस्तान बोला जाता है। फिर कोबी कहता है कि वो भी अलविदा की गुलामी से आज़ाद होना चाहता है, जिसके बाद कोबी वहाँ से भागने में लूफी की मदद करता है। लेकिन लूफी की बेवकूफ़ी से सारे लोगों को पता चल जाता है, और अलविदा को लगता है कि लूफी एक पायरेट हंटर है जिसे कोबी ने उसे मारने के लिए बुलाया है। ये सोचकर वो लूफी पे हमला कर देती है, लेकिन वो उसके सारे अटैक से बचता है। इस पॉइंट पे हमें लूफी के पावर्स का पता चलता है और उसकी बॉडी को स्ट्रेच होते हुए देखते हैं। वहाँ एक आदमी लूफी पे गोली भी चलाता है, लेकिन वो लूफी की लचीली बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर उस आदमी को ही लग जाती है। अब अलविदा गुस्से में कोबी को मारने जाती है, लेकिन लूफी बीच में आके अटैक को अपने सिर पर ले लेता है। जिसके बाद लूफी अपने गमगम पिस्टल से अलविदा को जोरदार पंच हिट करता है, जिससे वो हमेशा के लिए अलविदा हो जाती है। और ये देखकर जहाज के बाकी लोग लूफी से डरने लगते हैं। जिसके बाद लूफी कोबी के साथ कुछ दिनों का खाना लेकर एक बोट में वहां से निकल जाता है। अब अगला सीन सिक्सेस आइलैंड पे शिफ्ट होता है, जहां हम एक और मेन कैरेक्टर रोरो नोवा जोरो को देखते हैं। ये वही पायरेट है जिसके बारे में अलविदा उन लोगों से पूछ रही थी। वहां उससे मिलने मिस्टर 7 नाम का एक आदमी आता है, जो बताता है कि वो उसे अपने क्रिमिनल ग्रुप में शामिल करने आया है। लेकिन जोरो कहता है कि वो अकेला काम करता है, और अगर उसके लीडर को उसकी जरूरत होती तो वो जोरो को लाने के लिए 7वें नंबर वाले आदमी को नहीं भेजते।
और अब अपनी इंसल्ट से मिस्टर 7 को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी दोनों तलवार निकाल के जोरो पर हमला कर देता है। अब यहाँ दोनों अपने स्वॉर्ड से एक दूसरे पर अटैक्स कर रहे थे, लेकिन आखिर में जोरो मिस्टर 7 को 2 टुकड़ों में काट देता है। उधर बोट पर कोबी लूफी से पूछता है कि उसकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल कैसे है। तब लूफी उसे बताता है और हम 10 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं, जहां सैंक्स ने लूफी को अपने ग्रुप में लेने से मना कर दिया था। तो गुस्से में वो एक रूम में चला जाता है जहां लूटा हुआ सामान पड़ा था। वहीं उसकी नज़र एक बॉक्स पर जाती है जिसमें रखा हुआ गम गम नाम का एक डेविल फ्रूट वो खा लेता है। फिर एक पहाड़ी लुटेरा हिकुमा अपने लोगों के साथ वहां के बार में आता है और बार टेंडर से शराब मांगने लगता है, जिस पर वो कहती है कि शराब खत्म हो चुकी है। इसके लिए शैंक्स हिकुमा से माफी मांगता है क्योंकि सारी शराब वो लोग पी गए थे, और अपनी तरफ से आखिरी बची हुई बियर की बोतल उसे ऑफर करता है, लेकिन हिकुमा उस बोतल को वहीं तोड़ देता है। अब शैंक्स बारटेंडर से एक पोछा मांगकर उसे साफ करने लगता है। ये देखकर हिकुमा शैंक्स का मजाक उड़ाने के लिए और भी चीजें गिरा देता है। फिर भी शैंक्स बिना कुछ बोले वो सब साफ करता है और उनके जाने के बाद वो सभी लोग हंसने लगते हैं। ये सब देखकर लूफी को बहुत गुस्सा आता है और वो शैंक्स को डरपोक कहता है। लूफी का मानना था कि असली मर्द वही है जो लड़ाई करता है। फिर वो गुस्से में वहां से जाने लगता है और शैंक्स उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन लूफी का हाथ रबर की तरह खींचकर लंबा हो गया था। और ये सब देखकर शैंक्स और बाकी के लोग हैरान हो जाते हैं। उस डेविल फ्रूट ने लूफी की बॉडी को रबर की तरह बना दिया था। अब प्रेजेंट में लूफी कोबी को ये सब बता रहा होता है, जिसके बाद वो दोनों ग्रैंड लाइन जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उनके पास ग्रैंड लाइन का नक्शा नहीं था। तब लूफी कोबी से उसके ड्रीम के बारे में पूछता है, जिस पर कोबी शर्माते हुए बताता है कि वो शुरू से एक मरीन बनना चाहता था, एक नौसैनिक, ताकि वो उनकी रक्षा कर सके जो कमजोर हैं। जिस पर लूफी कहता है कि उसे अपना ड्रीम जरूर पूरा करना चाहिए। फिर लूफी मरीन बेस जाने का डिसाइड करता है, जहां उसे ग्रैंड लाइन का मैप मिल जाएगा और कोबी मरीन ज्वाइन करके अपना सपना पूरा कर सकता है। फिर समंदर में कहीं और हम अगले कैरेक्टर नामी को देखते हैं। उसे देखकर 2 लुटेरे उसके पास आते हैं और नामी उनसे मदद मांगने लगती है। वो बताती है कि उसके जहाज पर लुटेरों ने हमला किया था और वो मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी है। तभी उन दोनों को नामी के पास एक बक्सा दिखता है और वो दोनों उसे चेक करने लगते हैं, लेकिन बक्सा बिल्कुल खाली था। इसी बीच नामी उन लुटेरों का जहाज चुरा लेती है और उन दोनों को वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। अब उधर लूफी और कोबी शेल्स टाउन पहुंच जाते हैं, जहां 153rd मरीन ब्रांच है। वहां लूफी देखता है कि एक दीवार पर ढेर सारे पायरेट्स की इनामी तस्वीर लगी हुई है। फिर वो दोनों एक बार में जाकर अपना पेट भरने लगते हैं। तब उस बार में जोरो भी आता है, जिसके साथ हम मिस्टर 7 की डेड बॉडी को भी देखते हैं। वहाँ नामी भी आई हुई थी। तभी बारटेंडर की बेटी रीका जोरो को चॉकलेट राइस बॉल देती है जो उसने खुद बनाया था, लेकिन गलती से वो बच्ची हेलमेपो से टकरा जाती है और गुस्से में हेलमेपो गिरे हुए राइस बॉल को अपने पैरों से कुचल देता है। ये देखकर जोरो उससे रीका से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन जोरो को सबक सिखाने के लिए हेलमेपो अपनी लंबी सी तलवार निकालकर उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। फिर क्या था, जोरो बिना अपनी तलवार निकाले ही हेलमेपो और उसके गार्ड्स की पिटाई करने लगता है। इसी बीच नामी एक मरीन सोल्जर को बेहोश करके उसका यूनिफॉर्म चुरा लेती है। अब बुरी तरह पिटने के बाद हेलमेपो जोरो से कहता है कि मुझे मत मारो, बदले में तुम जो भी चाहोगे मेरे पापा तुम्हें देंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि हेलमेपो यहाँ के मरीन कैप्टन मॉर्गन का नालायक बेटा है। जिसके बाद जोरो उसे और मिस्टर 7 की डेड बॉडी को लेकर बाउंटी लेने कैप्टन मॉर्गन के पास जाता है। वहाँ कैप्टन मॉर्गन जोरो की तारीफ करता है, साथ ही उसे मरीन ज्वाइन करने के लिए भी कहता है, लेकिन जोरो मना कर देता है और मिस्टर 7 पर रखा इनाम मांगता है। जिस पर मॉर्गन कहता है कि नौसैनिकों पे हमला करने के जुर्म में तुम्हें 7 दिनों तक जेल में रहना होगा, वो भी बिना कुछ खाए पिए, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सरकार से उसे कोई भी इनाम नहीं मिलेगा। ऐसे में जोरो सजा के लिए तैयार हो जाता है ताकि जेल में वो अपनी नींद पूरी कर सके। अब अगले दिन जोरो से मिलने हेलमेपो आता है, जो उसे ऐसे बंधा हुआ देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। उसके पास जोरो का तलवार भी था। हेलमेपो रिवील करता है कि अब उसका बाप मॉर्गन उसे कभी नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ नामी मरीन यूनिफॉर्म में बेस के अंदर घुस जाती है। साथ ही लूफी भी मैप चुराने के लिए सीवर की मदद से अंदर आ जाता है, जहां वो जोरो को बंधा हुआ देखता है। उससे बात करने पर लूफी को पता चलता है कि जोरो ने किसी से वादा किया है कि एक दिन वो दुनिया का सबसे बेहतरीन तलवारबाज बनेगा। ये सुनकर लूफी उसे आज़ाद कर देता है और फिर से सीवर के अंदर चला जाता है। उधर नामी बेस के अंदर ग्रैंड लाइन का मैप ढूंढ रही होती है। तब एक मरीन से उसे पता चलता है कि ग्रैंड लाइन का मैप कैप्टन मॉर्गन के ऑफिस में एक खास तिजोरी में रखा हुआ है। तभी नामी को वही मरीन सोल्जर देख लेता है जिसका यूनिफॉर्म नामी ने चुराया था।
लेकिन नामी उन दोनों ऑफिसर को मारकर बेहोश कर देती है और फिर लूफी भी वहीं आके गिरता है और नामी उस पर भी हमला कर देती है। लेकिन लूफी उसे बताता है कि उसने सब सुन लिया है और उसे भी ग्रैंड लाइन का मैप चाहिए और वो उसे लेने कैप्टन मॉर्गन के ऑफिस की ओर जाने लगता है। दूसरी तरफ हम हेलमैपो को देखते हैं जो नंगा पुंगा होकर जोरो की तलवार से खेल रहा था। तभी कमरे में जोरो आ जाता है। डर के मारे हेलमैपो जोरो से पूछता है कि क्या वो उसे मार डालेगा, जिस पर जोरो कहता है कि उसने इससे भी बुरा सोच रखा है। उधर नामी भी लूफी के पीछे पीछे मॉर्गन को ऑफिस ढूंढ रही थी। तभी उनके सामने मॉर्गन आ जाता है। तब नामी ऐसा दिखाती है कि वो एक मरीन सोल्जर है और वो लूफी को पकड़कर जेल में ले जा रही है। ये सुनकर मॉर्गन वहां से चला जाता है, लेकिन इस बीच नामी मॉर्गन के ऑफिस का चाबी उससे चुरा लेती है। जिसके बाद वो दोनों ऑफिस में घुसकर मैप ढूंढने लगते हैं। लूफी वहां गलती से एक लीवर को छेड़ देता है, जिससे उनके सामने वो खुफिया तिजोरी निकलकर बाहर आ जाती है जिसमें ग्रैंड लाइन का मैप रखा हुआ था। अब वो दोनों उसे खोलने की कोशिश करने लगते हैं और उधर मॉर्गन को उन ऑफिसर से पता चलता है कि एक लाल बालों वाली लड़की ग्रैंड लाइन का मैप चुराने आई है। तो मॉर्गन तुरंत ही ऑफिस की तरफ भागता है और अपने एक्स वाले हाथ से दरवाजा तोड़ने लगता है। अंदर लूफी पूरा जोर लगा के तिजोरी को बाहर निकालने लगता है और इसी चक्कर में नामी और लूफी खिड़की से बाहर जाके गिरते हैं और फिर वहां के मरीन से लड़ते हुए भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इतने सारे मरीन को संभालना इन दोनों के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। ये देखकर जोरो भी उनकी मदद करने आ जाता है और वो तीनों मिलकर सारे मरीन सोल्जर की धुलाई कर देते हैं। लेकिन अब वहां अपने एक्स हैंड के साथ कैप्टन मॉर्गन आ जाता है, जिसके सामने खड़े थे एक चोर, लुटेरों का शिकारी और एक मुजरिम। फिर वो एक साथ मॉर्गन पे अटैक कर देते हैं। फिर भी मॉर्गन अकेले ही उन तीनों पर भारी पड़ रहा था। वो काफी तगड़ा होने के साथ साथ उसका पूरा शरीर एक हथियार था, इसलिए वो तीनों उसे छू भी नहीं पा रहे थे। तब जोरो अपनी तीसरी तलवार निकाल लेता है। फिर वो लूफी के साथ मॉर्गन पे कंबाइंड अटैक करने लगता है। जोरो अपने कटाना से मॉर्गन का हाथ पकड़ लेता है और लूफी अपने पैर से खींचकर उसे एक लात मारता है और फाइनली वो मॉर्गन को हरा देते हैं। जिसके बाद वो तीनों उस बड़ी सी तिजोरी को लेकर लूफी की बोट पर आ जाते हैं। वो तीनों वहां से जाने ही वाले थे कि तभी मॉर्गन का बेटा हेलमैपो उन्हें अरेस्ट करने वहां आ जाता है। उसकी हालत जोरो ने लड़कियों जैसी कर दी थी, लेकिन तभी कोबी उसे एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। फिर लूफी कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, लेकिन कोबी वहीं रुक जाता है क्योंकि उसे मरीन ज्वाइन करके अपना सपना पूरा करना था। लूफी भी उसके फैसले को मान लेता है और वो तीनों निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफर पे। दूसरी तरफ समंदर में हम देखते हैं मरीन वाइस एडमिरल गार्प को, जिसे रिसेंटली पता चलता है कि सेल्स टाउन के मरीन बेस पर पायरेट्स का हमला हुआ है और किसी स्ट्रॉ हैट वाले पायरेट ने ग्रैंड लाइन का नक्शा चुरा लिया है। ये सुनकर गार्प फौरन ही अपने ऑफिसर को ऑर्डर देता है कि हम सेल्स टाउन जा रहे हैं। एपिसोड के आखिर में हम एक लुटेरे को देखते हैं जो अपने कप्तान को लूफी और उसके साथियों के बारे में बताता है कि वो नक्शा लेकर भाग गए हैं। और तब हम देखते हैं बगी द क्लाउन को, जिस पर 1.5 करोड़ का इनाम था। बगी कहता है कि वो नक्शा मेरा है और मैं उसे हासिल करके रहूंगा, चाहे किसी की भी जान लेनी पड़े। और यहाँ पे एपिसोड 1 एंड होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।